नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कानपुर में देर रात बवाल में गोली लगने से मरने वालों का मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। यतीमखाना पर जुटी भीड़ ने परेड की ओर बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ाई से उन्हें रोका तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अचानक पेट्रोल बम्बों से हमला शुरू हो गया। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने यतीमखाना पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे वहां खड़ी पुलिस की 2 कारें और 2 बाइकें जल गई। बवाल के दौरान की गई फायरिंग में जहां 2 सिपाहियों को गोली लगी है तो वहीं 1 सिपाही और सीओ पथराव में घायल हो गए हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। तो कल देर रात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में फिर हिंसा भड़की है। कल की ये तस्वीरें हैं। लगातार 3 दिन से कानपुर में जो बवाल हो रहा है उसकी कल भी तस्वीर सामने आई। यतीमखाना कर्नलगंज इलाके में ये हिंसा हुई। पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, कुछ वाहनों को भी फूंका गया है। लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है, फिलहाल कानपुर में हालात सामान्य हैं। और पुलिस के बीच कई घंटे तक संघर्ष चला, फायरिंग हुई, कई लोग घायल हुए। मगर पुलिस ने जब धरपकड़ की शुरुआत की तो प्रदर्शनकारी एक एक करके घर में दुबक गए। आप देख सकते हैं कि सड़क पर सिर्फ पुलिस पुलिस और पुलिस। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और पूरे रास्ते भर में पुलिस को ने इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां तक पीएससी के जवान, आरएएफ के जवान, सब लोगों की ड्यूटी। और ठीक सामने आप देखिए पीएससी की रिजर्व लगा के रखी है। यहाँ तक कि फायर सर्विसेज के लिए गाड़ी लगाई गई। सामने आप देखिए ये सामने वाला वो इलाका है जहाँ तोड़फोड़ लोगों ने की थी। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीएससी के जवान, रिजर्व फोर्स, यानी पूरा सब तरफ पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज इसका ना उठाए। और पूरे शहर में फिलहाल अभी अगर देखा जाए जिस क्षेत्र में झगड़ा चल रहा था, जिस क्षेत्र में पथराव हो रहा था, वहाँ फिलहाल अभी शांति बनी हुई है। यानी पुलिस का जो दावा था कि हम लोगों ने इस पे काबू कर लिया, फिलहाल अभी उपद्रवी शांत है। अब देखना ही होगा कि पुलिस का अगला स्टेप क्या होता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर के हालात पर एडीजी कानपुर प्रेम प्रकाश से बात की है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। कानपुर नगर में पूरे क्षेत्र में जहां भी उपद्रवी आए थे उनको नियंत्रित कर लिया गया है और स्थिति पूर्णतया अब शांतिपूर्ण है। रात भर ये ड्यूटी सेक्टर स्कीम के तहत लगी रहेंगी और इसमें जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी निरंतर चेकिंग चलती रहेगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अवैध असला, पेट्रोल बम या पेट्रोल ऐसा ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर ना चले। धारा 144 लगी हुई है, इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा अभी भी और लगातार ये जारी रहेगा जब तक धारा 144 लगी है। और इसके अतिरिक्त अन्य थानों में जो गिरफ्तारियां होंगी उसका भी आपको विवरण दे दिया जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है उसमें एक माननीय विधायक हैं यहाँ पर, जिनको जो जहाँ ये जलाने का प्रक्रम हुआ जिसमें हमारी गाड़ियाँ जला दी गई, एक यतीमखाना जो चौकी है उसको जलाया गया, तो वहाँ से गिरफ्तारी की गई है। और एक माननीय पूर्व विधायक हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही जो ऐसे लोग थे जो पथराव कर रहे थे इनमें 5 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं। हमारे एक आरक्षी को उसके कंधे में एक गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है। एक हमारा दूसरा जवान है उसके भी हेड इंजरी है, उसमें भी ऊपर से प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए हैं। और जहाँ जहाँ पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ अब तलाशी का अभियान भी चलाया जाएगा। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कानपुर में देर रात हुई हिंसा में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एडीजी प्रेम प्रकाश जैसे कि बता रहे हैं कि हालात फिलहाल सामान्य हैं। पुलिस का जो सुरक्षा की तैनाती है वो कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कल हमने देखा कि कानपुर में जिस तरह से हिंसा भड़क गई, तो आज भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आज का दिन पुलिस के लिए। तो कानपुर में
कल गोली लगने से मरने वालों को मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और धीरे ही धीरे ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि वहां पर गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। चौकी पुलिसकर्मी थे, उनको भी घायल किया जाता है वहां पर, और पुलिस की 2 कारें जला दी गई, 2 बाइकें जला दी गई। यतीम खाना पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। 21 दिसंबर कल रात की ये तस्वीरें हैं और अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट है, ये बताइए, हालात कैसे हैं फिलहाल कानपुर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह कल पूरा दिन भर उपद्रवियों ने पुलिस को परेशान करके छकाए रखा, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, जहां तक हो सका तोड़फोड़ तक की गई और 70 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। उसके बाद जब पुलिस बल और बड़ा और आरएएफ की टीम ने धरपकड़ की शुरुआत की तो उसके बाद इनके हौसले पस्त हुए और उसके बाद रात में 9:30 से लेकर अब तक उपद्रवी के साथ धरपकड़ चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, आरएएफ है, पीएसी लगाई गई है। खासकर यतीम खाना जहां से इसकी शुरुआत हुई उस क्षेत्र को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ साथ आसपास के कई इलाकों में भी आरएएफ लगाई गई है। जी फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, प्रबुद्ध वर्ग से आगे आने की अपील की है। सीएम योगी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। किसी के बहकावे में ना आए, कानून को अपने हाथ में ना लें। प्रदेश की सरकार हर नागरिक की सरकार है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। और एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, खास तौर पर प्रबुद्ध वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको आगे आने की अपील की है कि आप आगे आइए और लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर कीजिए। यूपी के 21 से ज्यादा शहरों में साजिश की आग लगाई गई। नतीजा यह है कि देखते ही देखते आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश जंग का मैदान बन गया है। गुरुवार से शुरू हुई हिंसा की चिंगारी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि इस साजिश के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है, जो पूरी प्लानिंग के साथ शहर को साजिश की आग में झोंक रहे हैं। साजिश की आग में जल रहा देश, किसने जला दिया उत्तर प्रदेश? क्यों जल उठे यूपी के 21 शहर? किसने लगाई है हिंसा की आग? कौन है देश जलाने वाले गुनहगार? अमन के देश में साजिश की आग पूरी प्लानिंग के साथ लगाई गई है, ये हम नहीं कह रहे। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है, क्योंकि ये वो भीड़ है जिसे पूरी तैयारी के साथ पहले भड़काया गया, फिर शहरों को जलाने के लिए उकसाया गया। देखिए किस तरह एक के बाद एक शहर दर शहर इस आग में जल उठे। कहीं बेकाबू भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया, कहीं शहरों में चौकियों को आग में फूंक डाला, कहीं मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला। हिंसा की हर एक तस्वीर दिखाएंगे, आग लगाने वालों का असली चेहरा भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सूबे के डीजीपी का बयान सुनिए। ये इसलिए अहम है क्योंकि इस हिंसा के पीछे सिर्फ वो भीड़ नहीं है जो शहर शहर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रही है, बल्कि इनमें पूरी प्लानिंग के साथ वो बलवाई भी मौजूद हैं जो बाहर से बुलाए गए हैं, जिन्हें दूसरे शहरों से बुलाया गया है। विवेचना हमारी जारी है और हमने विवेचकों की टीम बनाई है। वो टीम अपना परीक्षण कर रही है। ये बताना उचित नहीं होगा कि ये है, लेकिन बाहरी तत्वों का हाथ है इसमें। हम सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं
और देख रहे हैं कि कौन कौन उसमें तत्व शामिल थे। उसमें एनजीओज भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल भी शामिल हो सकते हैं और बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अब मेरठ की एक तस्वीर देखिए। शुक्रवार को पूरा मेरठ शहर जल उठा था। हिंसक भीड़ ने कई जगह आगजनी की, शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। अब मेरठ में हिंसा करने वाले जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ में यह बात सामने आ रही है कि इनमें ज्यादातर बाहरी लोग शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये बाहरी बलवाई मेरठ में क्या कर रहे थे? किसने इन्हें आग लगाने के लिए, शहर को जलाने के लिए बुलाया था? यहाँ शहर के सभी संभ्रांत लोगों से हम लोग की बात हुई थी। उसके बाद भी आज जो ये विवाद हुआ है और जो हिंसा हुई थी, इसमें एक तथ्य अभी निकल कर सामने आया कि दिल्ली से भी तमाम लोग आए थे, जो प्रायोजित तरीके से भीड़ को बाहर निकाला गया और हिंसा कराई गई। इसमें शमशाद नामक एक व्यक्ति है जिसने हॉस्पिटल में एक आसिफ नाम के युवक को भर्ती करवाया था। आसिफ युवक जो है ये दंगाइयों के साथ था और दंगाई जब गोली चला रहे थे तो उनकी गोली इसकी पीठ में लगी थी। अभी जब हॉस्पिटल में पता चला कि कोई व्यक्ति गोली लगने से घायल है और एडमिट है, वहाँ फोर्स पहुंची तो ये जानकारी मिली कि ये ग्राम खेड़ा पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी का रहने वाला है और ये बवाल करने के लिए ही ये काफ़ी लोग वहाँ दिल्ली से आए थे। इसमें बाकी लोगों की भी सत्यापन की जा रही है और ये जो आसिफ का तथ्य निकल के आया है, इससे बहुत सारी नई चीज़ें अब सामने आएंगी जिसकी कलई खुलेगी कि बेसिकली माहौल कौन बाहर से आके खराब कर रहा है। फिलहाल इसकी पीठ में गोली लगी हुई थी, गंभीर हालत में है और इसका उपचार कराया जा रहा था। आगे भी इस पूरे केस को हम लोग क्रैक करने के प्रयास कर रहे हैं और जो शमशाद इसको एडमिट कराया था उस व्यक्ति को भी हम लोग चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके सारा मामला सामने लाएंगे। यानी भीड़ को पहले उकसाया गया, फिर विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर बुलाया गया, फिर पूरी तैयारी के साथ भीड़ में वो लोग शामिल हुए जिनका मकसद हिंसक था, जिनकी तैयारी आग लगाने की थी, जिन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि इस आग में नुकसान किसका होगा, ये आग लगेगी तो फिर किस किस को अपनी जद मिलेगी। इनका तो बस एक ही मकसद था, आग लगा दो, शहर शहर जला दो। लेकिन अब इनकी पहचान हो रही है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी आग लगाई है उसको इसका हिसाब देना होगा, मुकम्मल हिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में हिंसा का हिसाब वसूली से होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने उपद्रवियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। यही नहीं, प्रशासन उनको भी खोज रहा है जो बाहर से आकर हिंसा को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हिंसा के जरिए जनता की संपत्ति जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुवार को राज्य में हिंसक प्रदर्शन के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से वसूली का नोटिस भेजा जा रहा है। ये सारी घटनाएं जो हुई हैं, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में संपत्ति की क्षति के दृष्टिगत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर जो डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी का, उसकी वसूली की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने यहां तक कह दिया है कि नुकसान हुई संपत्ति की वसूली आरोपियों की संपत्ति को नीलाम कर की जाएगी। बता दें कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य के अलग अलग शहरों में नागरिकता कानून के खिलाफ जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन हिंसा फैलाने वालों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की बात कह रहा है। जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और साथ ही वो जो षड्यंत्रकारी हैं जो सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई हुए हैं या विभिन्न और एविडेंसेस की बेसिस पर उन पर हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि प्रदेश में हिंसा फैलाने के लिए दूसरे राज्यों के लोग भी आए थे, जिनकी खोजबीन की जा रही है। ये सारी चीजें विवेचना का विषय है, परंतु लखनऊ में प्राथमिक तौर पर
कुछ जगहों पर ऐसे साक्ष्य मिल रहे थे कि इसमें कुछ बाहरी लोग भी सम्मिलित हुए हैं और बाहरी लोग भी हैं और उत्प्रेरित करने वाले तत्व भी इसमें रहे हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बता दें कि नागरिकता कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 लोगों की हिंसा के दौरान मौत हो चुकी है। 263 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 4500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने के बाद रिहा किया गया। सरकार जनता की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर रही है और इस नुकसान की भरपाई हिंसा और आगजनी करने वालों से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यूपी और दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ज्यादातर प्रदर्शनों में बड़ा तबका युवा प्रदर्शनकारियों का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकांश प्रदर्शनकारियों को CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून की बारीकियों के बारे में जानकारी ही नहीं है। बारीकियां तो छोड़ ही दीजिए, कानून के प्रावधानों के बारे में भी इनकी जानकारी ना के बराबर है। अभी हमारे साथ कुछ जामिया के छात्राएं हैं जो वहां रहते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हुआ। ये बताइए कि जो नागरिकता कानून आया है उसको लेकर बेसिकली आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है इस कानून को लेकर? सबसे पहली बात यह है कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये उसको वायलेट करता है। हम अपने संविधान को बचाने निकले हैं और अगर कोई ये नैरेटिव चलाता है कि ये मुस्लिम वर्सेस इंडिया है, नो, दिस इज वी हैव कम आउट टू सेव आवर कंट्री, टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू सेव आवर फंडामेंटल राइट्स। ये बिल, जिसको हम बिल ही कहेंगे क्योंकि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे उसको कितना ही इम्प्लाई करने की कोशिश कर दिया जाए, ये हम भारतीय लोग, वी द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। आपने कहा कि इक्वालिटी को ये हनन करता है, कैसे करता है ये? आप सब प्रूव अ सेकंड क्लास सिटीजन, उसमें साफ मेंशन है कि मुसलमान के अलावा वो हर किसी को रेफ्यूजी के तौर पे लेंगे, राइट? उसमें से स्पेशली मुसलमान एक्सक्लूडेड है। अब एक बात बताइए, माइनॉरिटी परसिक्यूशन। मैडम एक मिनट, आप लोग जामिया में कब से रह रहे हैं? हम शुरू से जामिया में ही रहे। आप नागरिक हैं यहाँ के? ऑफ कोर्स। आपके पास बैंक अकाउंट है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट एक्सक्यूज मी, नोबडी, एक्सक्यूज मी, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसका क्या हक है कि वो हमसे पूछे कि नागरिकता अप्रूव करिए? नहीं, कोई पूछ कहाँ, कोई पूछ रहा है? ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर का अभी स्टेटमेंट आया है। मैडम, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। मैडम सिंपल सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? Why should we answer this? ठीक है, हम नागरिक हैं। फिर आपके पास अकाउंट है, सारा अधिकार आपके पास है। फिर ये जो एक्ट है वो क्या, ये एक्ट जो है वो, सुनिएगा मेरी बात तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू एग्री विथ मी कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये बिल, राइट टू इक्वालिटी? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? उसमें से उस बिल में, या राइट, उस बिल में ये मेंशन है कि हिंदू, पारसीज, सिख एंड बुद्धिस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, राइट और नॉट? जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो आए हुए हैं उनको करेंगे, क्योंकि उन मेंशन है या नहीं है? रिलीजन मेंशन है, यानी सिंपल सवाल है। बिल्कुल, हिंदू सिख मेंशन है या नहीं है? गिव मी अ सिंपल आंसर, यस और नो। नहीं, आप अगर आप बताइए मुझे। बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूँ। तो ये रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप देना, नो, एक मिनट, भारत के नहीं है। एक मिनट, भारत के नहीं है। अगर आप परसिक्यूशन, जो परसिक्यूटेड लोग आ रहे हैं उनको दे रहे हैं सिटीजनशिप, तो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान को क्यों नहीं ले रहे? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं? वही तो सवाल है, यही तो होता है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।